स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और अपनी इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। तो बिहार में वोटर लिस्ट अपडेशन हो रहा है, यानी कि एक बार फिर से वेरिफिकेशन की जाएगी कितने नाम वोटर लिस्ट में हैं, कितने नाम हट गए हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन नहीं है। और ये पूरी प्रक्रिया है जो लगभग 1 महीने तक चलेगी और इसी को लेकर ये पूरा संग्राम छिड़ा हुआ है। राजनीति तेज हो गई है और सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार की मंशा पर कि सरकार अगर ऐसा करवाना चाह रही है, हालांकि काम तो चुनाव आयोग का है, लेकिन चुनाव आयोग को लेकर भी यहाँ पर निशाना साध दिया गया है कि सब कुछ जानबूझकर हो रहा है, सरकार की शह पर हो रहा है और 1 महीने के अंदर ये जो इंटेंसिव लिस्ट बनाई जा रही है इसका काम पूरा कैसे हो सकता है, जबकि पिछली बार 2 साल लग गए थे। यानी आप कैसे वेरीफाई करेंगे इन लोगों को, और समय बहुत कम बचा है चुनाव में। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी हो गया है कि किस तरीके से, कितनी तेजी के साथ इस काम को निपटाया जाएगा, क्योंकि तकरीबन 1 महीने के अंदर इस काम को पूरा करना लगभग नामुमकिन है और इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रमनीश वत्स जी जुड़े हैं, नेता हैं बीजेपी के। उत्पल वल्लभ जी जुड़े हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। जितेंद्र यादव जी नेता हैं कांग्रेस के। रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही शेखर कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से बिहार में ये मुद्दा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और ऐसे में विरोध होना शुरू हो गया है, उत्पल वल्लभ जी का सबसे पहले रुख करूंगी। उत्पल वल्लभ जी, ये बताइए कि आखिर इसमें आपत्ति क्या है? अगर वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है, अपडेशन हो रहा है, तो कम से कम इससे ये पता चल जाएगा कितने वोटर्स बिहार में बचे हैं, कितने नहीं हैं। और जो दिल्ली में है, जहां पर उनका वोटर लिस्ट बन चुका है, वोटर लिस्ट में उनका नाम आ चुका है, उनके वोटर आईडीज बन चुके हैं, तो यहां से उनके नाम हटा दिए जाए। इस प्रक्रिया को लेकर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग को समझना पड़ेगा कि वोटर लिस्ट जो शुद्धिकरण या इसका जो इसमें खामियां रहती थी वो हर एक वर्ष होती थी, हर एक चुनाव के पहले ये होता रहा है। लेकिन इस बार विशेष वोटर लिस्ट तैयार करने के नाम पर ये लोग फ्रेश वोटर लिस्ट बना रहे हैं, यानी नए वोटर लिस्ट बना रहे हैं जी। अब 8 करोड़ से अधिक मतदाता है। अब उन लोगों का, जैसे पहले क्या होता था, पहले होता था कि जो बीएलओ जाते थे और जो नए लोग होते थे सिर्फ उनको जोड़ते थे, और जो जिनकी मृत्यु हो गई वो अपना मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करते थे, उनको वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता था। बाकी जो बने रहते थे वो बने रहते थे, उनके लिए कोई प्रोसेस और प्रक्रिया का हिस्सा, इस प्रक्रिया का हिस्सा वो नए रूप से नहीं बनते थे। 2003 के बाद जो अभी तक होता रहा उसमें ये प्रक्रिया। लेकिन इस बार ये लोग फ्रेश वोटर लिस्ट बनाने की बात कर रहे हैं। आप ठीक से उस चिट्ठी को पढ़िएगा। सारे मतदाताओं को अपना दस्तावेज देना होगा, यानी सभी मतदाताओं को देना होगा। ये सिर्फ रिवीजन नहीं है, ये फ्रेश है। तो वैसी स्थिति में जो 11 नहीं सुना जाए, इसमें आप उसमें से जो आप क्लाउड चिट्ठी में रखे हैं उसमें 11 दस्तावेज आप कह रहे हैं कि ये मान्य होंगे, जिसमें बड़े पैमाने पर इस देश में आधार माना जाता है, राशन कार्ड माना जाता है, वोटर कार्ड जो पहले हुआ करता था उसको आप इसमें शामिल नहीं किए हैं। उसके अलावे भी 11 में से ये 3 आते हैं, और 3 के अलावे जो बाकी बचे 9 हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 80% लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि इसमें 3 कैटेगरी में वोटरों को बांटा गया है। वैसे वोटर जो 1947 से पहले जने हैं, वैसे वोटर जो 1947 से 2004 के बीच जने हैं, और वैसे वोटर जो 2004 के बाद जने हैं। 1987 से जो पहले जने हैं उनका अपना जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना है जी। और जो उसके बीच जने हैं, यानी 2004 से लेकर के 1987 के बीच, जो कि बड़े पैमाने पे है, मोर देन 60% वोटर ऐसे हैं। तो उन 60% वोटर से आप उनके माता पिता या माँ या पिता में से कोई एक का आप मांग रहे हैं दस्तावेज, और वो दस्तावेज मांग रहे हैं आप जन्म प्रमाण पत्र। तो बड़े पैमाने पे लोग बिहार में जन्म प्रमाण पत्र उन दिनों से 50 साल पहले नहीं बनाए हैं। उसके बाद भी कह रहे हैं माता पिता, मतलब वोटर कह रहे हैं जो 48 वर्ष के जो वोटर है उनके माता पिता, अर्थात कि वो 60-70 वर्ष के भी हो सकते हैं। माता पिता का वोटर जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो वो 70 वर्ष के भी हो सकते हैं। तो आप समझिए कि आज से 70 वर्ष पहले कितने लोग जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे। तो मिला जुला के ये कहा जाए कि ये उनके यहाँ उपलब्ध नहीं है। बावजूद इसके, अगर यानी आप ये कहना चाहते हैं कि दस्तावेजों के माध्यम से लोगों को उलझाने की कोशिश, कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे और वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जितेंद्र यादव जी, आप भी बताइए क्या आपत्ति है इसको लेकर? नमस्कार जी नमस्कार सर।
ये चुनाव आयोग ने जो यह निर्णय लिया है, निश्चित तौर पे यह आयोग का यह निर्णय कहीं से भी हमारे समझ से वैधानिक नहीं है। अब आप पूछेंगे वैधानिक क्यों नहीं है? चलिए हम मानते हैं चुनाव आयोग अपना काम करता है प्रॉपर वे में, करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी से 6 महीने 8 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, तो क्या चुनाव आयोग यह बताएगा कि उसमें फर्जी वोटर थे? और अगर फर्जी वोटर थे तो क्या अब वो फर्जी वोटर को निकालने का प्रयास कर रहे हैं? तो इतना विरोधाभास क्यों? सबसे पहला प्रश्न ये है। उसके बाद जो चुनाव आयोग को पूरी प्रक्रिया करने में पिछले कार्यकाल में 2 वर्ष लगा था वेरिफिकेशन करने में, क्या आपको यह लगता है कि 1 महीने के अंदर क्या 8 करोड़ बिहार की 8 करोड़ जनता का वेरिफिकेशन हो सकता है? क्या यह संभव है? निश्चित तौर पे यह संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग शुरू से संदेह, अपने कार्य प्रणाली को लेकर के संदेह के घेरे में रहा है और उसकी विश्वसनीयता पर शुरू से विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया है। और यह सवाल फिर उठ रहा है इसलिए कि चुनाव आयोग अपरोक्ष रूप से इंडिया गठबंधन के खिलाफ काम कर रहा है, जिसका इंडिया गठबंधन के लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। रही बात कि चुनाव आयोग ने कहा कि इतने 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मुझे बताइए, भारत के सभी संस्थानों में आधार कार्ड वैलिड होता है, चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को अनवैलिड कर दिया। ये सीधे तौर पे मैं ये कहूंगा इंडिया गठबंधन के जो वोटर्स हैं उस वोटर्स को खत्म करने के लिए ये अचानक से हारे हुए लोगों का एक तुगलकी फरमान चुनाव आयोग के द्वारा जारी कर करके वो पीछे दरवाजे से बिहार के अंदर चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन जितेंद्र जी ये देखिए, ये तरीका तो चलो ठीक है, आप ये बता रहे हैं चुनाव आयोग पर ही आपने सवाल खड़े कर दिए, लेकिन इससे पहले जिस तरह से हम देख रहे थे वोटिंग को लेकर भी सवाल खड़े होते थे कि ठीक है ईवीएम में गड़बड़ी है, वो ठीक नहीं है। फिर उस वक्त भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो था वो शक के घेरे में था। एक बार फिर से वही सब होता हुआ दिख रहा है, वजह आपने बता दी है। लेकिन चुनाव आयोग पर आपको इतना शक क्यों है? आखिर चुनाव आयोग तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी अपने आप काम करता है, किस तरह से उन्हें देखना है, वोटर लिस्ट में अपडेशन करना है, क्या उनकी टेक्निक्स है, वो अपना आप समझेंगे इसे। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंस बॉडी था, लेकिन पिछले 10-12 सालों में उसकी कार्यशैली निश्चित तौर पे संदेह के घेरे में रही है। लास्ट टाइम हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुए थे, हमारे नेता राहुल गांधी ने उस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। लास्ट टाइम चुनाव आयोग ने माना भी। तो कहीं ना कहीं वो चुनाव आयोग तो संदेह के घेरे में है, ये निश्चित। चलिए ठीक है, आप मुझे बताइए ना जी, 8 करोड़ आपके सवालों के जवाब बीजेपी नेता से ले लेते हैं। रमनीश वत्स जी, ये देखिए पहला सवाल तो ये कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी जरूरत क्या पड़ी कि 1 महीने के अंदर ये सारी अपडेशन हो जाएगी, जबकि 2 साल लगे थे पिछली अपडेशन या वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए। और 11 पॉइंटर्स बताए गए हैं जिसके तहत आपको दस्तावेज जमा कराने हैं, जिसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि संभव है, कुछ नहीं भी है, जिस तरह से हमारे गेस्ट बता रहे हैं। तो किस तरह से इन पूरी चुनौतियों को डील किया जाएगा और क्या ये वाकई ये माना जाए कि 1 महीने के अंदर ये पूरी प्रोसेस पूरी हो जाएगी, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार के कहने पर ये सब हो रहा है? मुझे लगता है गीतू जी, जब चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे चुनाव आयोग की बात करें, जब संवैधानिक ये सारी जो संस्थाएं हैं संवैधानिक संस्थाएं हैं, और जब विपक्ष को रास नहीं आता है, जब उनको लगता है कि अब दिक्कतें पैदा करने वाली स्थिति आ सकती है हमारे लिए। अब जब कर्नाटका में चुनाव जीत जाते हैं तो इनके लिए सब कुछ अच्छा लगता है, ईवीएम भी सही हो जाता है और चुनाव आयोग भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है अपने। उसके बाद जब ये हिमाचल में चुनाव जीत जाते हैं तो भी सही लगता है इनको, आंध्रा में जब चुनाव जीत जाएंगे तो भी ये सब कुछ सही लगता है। जब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट हो चाहे चुनाव आयोग हो, ये हमेशा घेरने का प्रयास करते हैं। आज बात है कि विपक्ष को वेरिफिकेशन से आखिर दिक्कतें क्यों आती है और क्यों आ रही है। अब बताइए कि फर्जी वोटर हटेंगे तो विपक्ष की राजनीति फुस हो जाएगी। विपक्ष की कुछ पार्टियों का वोट बैंक जो है फर्जी वोटरों पे टिका हुआ है, जैसे मृतक वोटर, डुप्लीकेट नाम और बाहरी घुसपैठियों के नाम।
ये सारे उदाहरण। फिर बात करते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होगी। कुछ विपक्षी दल जो हैं जाति संप्रदाय के आधार पर अवैध वोट जुड़वाते हैं ताकि कृत्रिम बहुमत बना सके। वेरिफिकेशन, ये नाम, फर्जी नाम जो है हटेंगे इससे। फिर इसमें देखिए पारदर्शिता से उन्हें डर लगता है। जब सिस्टम साफ होगा तो फर्जीवाड़ा वोट बैंक की राजनीति उजागर हो जाएगी, विपक्ष की सियासी दुकान बंद हो जाएगी, बूथ कैप्चरिंग और गलत मतदान पर लगाम लगेगी। विपक्ष खास तौर पर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो बूथ कैप्चरिंग करके वोटिंग प्रभावित करता था। वेरिफिकेशन से ये हथकंडे अपनाए जाते थे। चुनाव आयोग की ईमानदारी विपक्ष को असहज हमेशा से करती आ रही है। जब जब इनके पक्ष में नहीं होता है तो असहज अपने आप को ये महसूस करते हैं। लेकिन बात करें कि जिनका राज फर्जी वोटरों की बैसाखी पर टिका हो, वो सत्यापन से कांप रहे हैं आज। भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वोट बैंक से नहीं विकास के बैंक से जीतती है। इसलिए हम वेरिफिकेशन से हमें डर नहीं है, हम तो स्वागत कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अभी तो हाल फिलहाल लोकसभा के लिए पूरी वेरिफिकेशन हुई थी, कहां से इतने फर्जी वोटर्स आ गए इसमें, और यहाँ पर सरकार भी एनडीए की है बिहार में, तो जाहिर सी बात है कि जब एनडीए जीत रही थी तो यही माना जाए कि जो वोटर्स हैं वो एनडीए के फेवर में है। तो अब इस तरह से क्यों किया जा रहा है? मतलब 2 साल पहले जो चीज हो जाती है उसको दोबारा से क्यों एक ही महीने के अंदर वो भी? जैसा कि गीतू जी देखिए, मैंने कहा कि भाजपा वोट बैंक से नहीं विकास के बैंक से जीतती है। आज इनको विपक्ष की सियासत आज डूबती हुई क्यों नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरह के हथकंडे ये अपनाते थे, उनसे लगता है कि अब ये नहीं हो पाएगा। और बात है कि ये संवैधानिक संस्था है ना, अपना काम ये सुचारू तरीके से और सही समय समय पे करती आती है। और जब ठीक लगता है, ये एनडीए नहीं चलाता है, एनडीए नहीं चलाता है सुप्रीम कोर्ट को और चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग जो है एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वो अपने हिसाब से काम करेगी। एनडीए का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है इसमें, जिस तरह से चुनाव आयोग ने फैसला लिया है। ठीक है सर, एक सेकंड, बस 1 मिनट। देखिए, जिसे सच से डर लगता है ना, वो सत्यापन से भागता है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का विरोध वही करते हैं जिनकी राजनीति फर्जी वोटों की बैसाखी पर टिकी है। चुनाव आयोग का अभियान पारदर्शिता का प्रतीक है, लेकिन विपक्ष को बेचैनी बता रही है कि इनके वोट बैंक में फर्जीवाड़े की कितनी बड़ी खादान छुपी है। ठीक है, बिहार में जब आरजेडी की सरकार होती है, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास, और हमारे साथ 2 खास मेहमान पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में भी मौजूद हैं। सर, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन इस बीच मेरी संवाददाता आयुषी जुड़ गई है। आयुषी से जरा जान लेते हैं फिलहाल क्या बिहार में हो रहा है। आयुषी, क्या डिटेल्स, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी गीतू, देखिए जिस तरह से चुनावी साल है बिहार के लिए और हर गतिविधि जो है वो पार्टियों की नजर उस पर रहती है, लेकिन ऐसे में आज से बिहार में वोटर लिस्ट का जो मेगा वेरिफिकेशन अभियान है वो शुरू हो रहा है। और इसको लेकर राजनीति आज से नहीं, 1 हफ्ते पहले से शुरू है। चुनाव आयोग की टीम 2 दिन पहले उसके बाद करती है कि बिहार से शुरुआत होगी, इसके बाद अन्य राज्यों में भी चुनाव आयोग ये वेरिफिकेशन करने जाएंगे। लेकिन बिहार की जो वोटर लिस्ट है उसको एक बार फिर से 2003 के बाद अब निरीक्षण करने का वक्त आ गया है। और ऐसे में इसका ये जो अभियान है, इसकी अच्छी पार्टियां कहीं ना कहीं इस अभियान से नाराज नजर आ बिल्कुल नाराजगी दिख रही है यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की। गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से, ठीक है, गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की ये सोच है जो ये पूरी प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन ये चुनाव आयोग के द्वारा शुरू की जा रही प्रक्रिया है। आयुषी बनी रहिएगा हमारे साथ, और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट शेखर कुमार जी जुड़े हुए हैं। शेखर जी, आप बताइए सर, ये जो पूरा माहौल बना हुआ है, इसमें चुनाव आयोग की भूमिका को किस तरह से देखा जाए? क्योंकि अगर ये संवैधानिक संस्था है तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग अपने फैसले खुद लेता है, इसमें राजनीति इतनी क्यों हो रही है? सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। शेखर सर, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बोलिए। मेरे कहना है कि लोकतंत्र की नींव जो है वो चुनाव होता है, और चुनाव आयोग को बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। और उसका मतलब जो चुनाव कंडक्ट करने का तरीका है, इस पर कभी भी उंगली नहीं उठनी। लेकिन पिछले कुछ चुनाव में जैसे देखा गया, महाराष्ट्र चुनाव में, दिल्ली चुनाव में, हरियाणा चुनाव में जिस तरीके के चुनाव आयोग पे आरोप लग रहे हैं, और ये 2014 के बाद से कुछ ऐसा रहा है कि मतलब जब अशोक लवासा भी थे, उनको हटना पड़ा बीच में से
चुनाव आयुक्त छोड़कर चले जाते हैं चुनाव आयोग को। इन सारी मामलों से लोकतंत्र जो है वो बहुत कमजोर होता है।